नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। चुनाव खत्म हुए काफी दिन हो गए, रिजल्ट आ गया, सरकार बन गई, शपथ ग्रहण हो गया, लेकिन कुछ लोग हैं कि उनका दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दर्द बार बार उमड़कर सामने आ रहा है, इस हद तक सामने आ रहा है कि कभी सोशल मीडिया पर सामने आता है, कभी टीवी पर आता है और कुंठा साफ साफ दिखाई देती है। सबसे बड़ा दर्द यह है कि पूरी मीडिया पर कब्जा करने के बावजूद, सारी मीडिया पर, एक जमाने में तो सोशल मीडिया पर भी, अभी भी आप ट्विटर पर या कहीं भी कुछ ऐसा लिखें तो सरकार कभी भी हटवा देती है। इस मामले में हमारी सरकार दुनिया में नंबर 1 रही है। लेकिन इतना सब करने के बाद कुछ छोटे छोटे यूट्यूबर्स ने पूरा का पूरा जो सरकारी परसेप्शन था वो बदल के रख दिया। जैसे 400 पार का परसेप्शन आप जानते हैं बनाया गया और हम सब ने अपने चैनल्स पर बहुत साफ साफ कहा कि ये बेकार का परसेप्शन है, कहीं कोई 400 पार नहीं होने जा रहा है। हालत ये है, एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको मैं दिखा रहा हूं। इस वीडियो क्लिप के बाद रवीश वाले मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं। Tabulate that when you've got polls and credible polls. I think it was important to No, but note, Rahul Gandhi is not thinking the CSTS polls are credible. He's calling them Modi's fantasy polls because it's Rahul Gandhi and the Congress's nightmare in those polls and the BJP's fantasy. They're calling it Modi's fantasy polls. They're trying to demean and discredit every institution in this country and every process in this country. You know, the fact is... तो ये वीडियो जो है, जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उस दिन का सुबह सुबह का वीडियो है। आप जानते हैं कि गुप्ता जी ने राहुल कमल के चैनल को 350 पार वाला एग्जिट पोल दे दिया था और बाकी भी जो 7, 8, 9, 10 एग्जिट पोल आए थे, कोई 350 पार करा रहा था, कोई 400 पार करा रहा था और राहुल कंवल जो है इसका गुस्सा निकाल रहे थे। हम लोगों ने जब इसको बस्ट किया और ये कहा कि भैया ये बेकार का एग्जिट पोल है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो राहुल कंवल राहुल गांधी पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं उन्होंने कहा था कि ये मोदी जी को खुश करने के लिए किया गया पोल है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये अलग बात है कि दोपहर होते होते राहुल गांधी सही साबित हुए। अब जो गोदी मीडिया की सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं या सबसे अलग नाम जो गोदी मीडिया का है वो एएनआई वाली स्मिता प्रकाश का है। एएनआई आप जानते हैं एक जमाने में बड़ा शानदार इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, उसकी खबरों पर सारे लोग भरोसा करते थे, लेकिन पिछले 5, 7, 8 सालों में एएनआई ने खुद को बिल्कुल सरकारी मीडिया बना लिया। इस हद तक बना लिया है कि उसके पत्रकार को योगी आदित्यनाथ ने ऑन कैमरा गाली दी और एएनआई की हिम्मत नहीं हुई कि पलट के योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ सके। ये स्मिता प्रकाश एक पॉडकास्ट करती हैं जो आमतौर पर सरकारी जो परसेप्शन होता है उसको चलाने वाला पॉडकास्ट होता है। उधर के जो लोग होते हैं उनको बुलाकर ही लगातार पॉडकास्ट वो करती रहती हैं। यह अलग बात है कि एक बार कपिल सिब्बल के साथ पॉडकास्ट में वो फंस गईं और कपिल सिब्बल साहब ने उनको दिन में तारे दिखा दिए, इतने तारे दिखा दिए कि उनकी आवाज जो है वो गड़बड़ाने लगी थी, उन्हें क्या बोलना है ये समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने एक पॉडकास्ट किया और पॉडकास्ट में राइट विंग के 2-3 लोगों को बुलाया, साथ में तहसीन पूनावाला को बुलाया। इसमें आनंद रंगनाथन का नाम शायद आप लोगों ने सुना हो, वो काफी इंपॉर्टेंट थे, कोट टाई लगाते हैं, साइंटिस्ट खुद को कहते हैं और दिन रात राजनीति और इतिहास पर जहर फैलाते हैं। अब ये भाई साहब बोलते बोलते यूट्यूबर्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं और क्या बोलते हैं वो सुनिए। I want to come to that important question which people have been asking. Which is? Did YouTubers have an influence on this? Dhruv Rathi, did he have an थोड़ा बहुत influence? तो हुआ होगा यार, ऐसे तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल नहीं है, but No, Abhijit, before you answer, those there were trucks which went along with projectors, and Dhruv Rathi's videos were projected out there. So there's one thing which I want to say is that, you know, you might diss the content that Ravish or whatever, one echo chamber will diss that, one echo chamber will diss the right wing content. But the fact is that the right wing content which was coming out, which is minuscule, was not promoted by the political parties. Whereas the left wing content, which is ultra left, which is whether Dhruv Rathi or Ravish or whatever, they were shown by the Congress and people like, you know, the तो इनको परेशानी है रवीश कुमार से, ध्रुव राठी से, अजित अंजुम से, साक्षी जोशी से और उसके अलावा भी बहुत सारे जो देश भर में यूट्यूबर्स हैं जो लगातार इस सरकार के खिलाफ बोलते रहे, उन सब से इनको परेशानी है। उस परेशानी में ये साहब रवीश कुमार को अल्ट्रा लेफ्ट कह रहे हैं। अब अल्ट्रा लेफ्ट क्या होता है? बहुत सारे हमारे दर्शकों को अल्ट्रा लेफ्ट पता भी नहीं होगा। अल्ट्रा लेफ्ट का मतलब होता है कि ऐसे कम्युनिस्ट जो हथियार वगैरह उठाकर
क्रांति लाने की बात करते हैं हमारे देश में, आप जानते हैं, जिनको माओवादी अक्सर कहा जाता है, उनको अल्ट्रा लेफ्ट कहा जाता है। ये भाई साहब रवीश कुमार को अल्ट्रा लेफ्ट कहते हैं, जिनकी तस्वीरें हम देख चुके हैं कि जब छठ पूजा होती है तो बाकायदा वो छठ पूजा में हिस्सा लेते हैं। रवीश को मैं पर्सनली भी जानता हूं, मैं उनको अल्ट्रा लेफ्ट छोड़िए लेफ्ट भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा वो एक लिबरल पत्रकार हैं जो आराम से सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं और जो सरकार होती है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। जिन लोगों ने 2014 से पहले का देखा होगा वक्त, उसमें रवीश कुमार कांग्रेस की सरकारों पर भी उतने ही तीखे और तेज सवाल उठा रहे थे। यह अलग बात है कि कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने रवीश कुमार का बहिष्कार किया और उनके चैनल पर जब वो एनडीटीवी में थे तो उनके प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं जाते थे। उसके बाद की कहानी आप जानते हैं, एनडीटीवी को खरीद लिया अदानी ने, और जब एनडीटीवी को अदानी ने खरीद लिया तो भक्तों ने ट्रोल करना शुरू किया रवीश कुमार को कि अब तो रवीश कुमार बेरोजगार हो गए। मैंने उसी समय एक ट्वीट किया था कि भक्त लोग अपनी चिंता कर लो, अभी फिर से आटा महंगा हो गया है, तेल भी महंगा होने वाला है, बाकी सारी चीजें महंगी हो रही हैं, रोजगार है नहीं, तो भक्त लोग अपनी चिंता कर लें कि उनकी दाल रोटी कैसे चलेगी। मैंने लिखा था तभी कि रवीश कुमार तो अगर एक यूट्यूब चैनल भी खोल लेंगे तो मिलियंस सब्सक्राइबर उनके तुरंत आ जाएंगे, और वही हुआ। रवीश कुमार ने यूट्यूब चैनल शुरू किया, मिलियन तो देखते देखते हो गया, जल्दी ही 10 मिलियन हो गया, और रवीश कुमार के जो प्रोग्राम आते हैं वो इस देश में किसी भी टीवी चैनल पर आने वाली जो न्यूज होती है उससे ज्यादा सुने जाते हैं। चुनावों में रवीश कुमार बेहद सक्रिय रहे, लगातार यहां तक कि जो लोग रैलियां कर रहे थे उनका विश्लेषण करते रहे और लगातार अपनी भूमिका निभाते रहे। ध्रुव राठी के बारे में भी आप जानते हैं, ध्रुव राठी जर्मनी में रहते हैं और लगातार वीडियोस बनाते हैं। उनके वीडियोस यंग लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। हालत यह है कि उनके वीडियो आते हैं तुरंत मिलियंस में चले जाते हैं, 10 मिलियन, 8 मिलियन, 7 मिलियन उनके व्यू आते हैं, तो जाहिर है कि उनसे डर किस तरह का होगा। अब इस बातचीत में इन लोगों ने एक बात और कही बहुत मजेदार। इन लोगों ने कहा कि जो राइट विंग का था वो अनऑर्गेनाइज था, उसको तो कोई संरक्षण नहीं मिल रहा था। जो लीडर्स थे दक्षिण पंथ के, यानी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स थे, वो उनको प्रमोट नहीं कर रहे थे, जबकि रवीश कुमार जैसे जो लोग हैं उनको तो प्रमोट किया जा रहा था। भाई प्रमोट करने जैसा कुछ बनाओगे तब प्रमोट किया जाएगा। पहली बात तो ये है, जिस तरह की गंदी नफरत फैलाते हो उसको भी पब्लिकली सपोर्ट करने में भारतीय जनता पार्टी को भी दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें इतने झूठ होते हैं कि वहीं पर उसका सारा तिया पांचा हमारे जैसे लोग कर देंगे, करते भी रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। लेकिन आप याद कीजिए कि यह चुनाव चल रहा था और चुनाव के ठीक पहले नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदा बुलाया था यूट्यूबर्स को और यूट्यूबर्स को सम्मानित किया था, पुरस्कार दिया था। ये कौन से यूट्यूबर है? ये वही तो यूट्यूबर हैं जिनको दक्षिण पंथ लगातार सेलिब्रेट करता है, जो लगातार उस मीटिंग में जहां मोदी जी ने बुलाया था, जो कार्यक्रम बुलाया था, उसमें 400 पार का नारा लगा रहे थे। तो ये कहना कि मोदी जी या दक्षिण पंथ अपने यूट्यूबर्स को सपोर्ट नहीं करता है, ये बेकार की बात है। ये लोग आरोप लगाते हैं पैसे का। अगर रवीश कुमार ने, अभिसार ने, अजित अंजुम ने, साक्षी जोशी ने या हमारे जैसे लोगों ने कहीं से पैसा लिया होता, कांग्रेस को तो छोड़ दीजिए, कहीं से पैसा लिया होता तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इनके घरों में भी काफी पहले आ चुकी होती। तो जाहिर है कि कहीं से ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब से जो इनकम होती है वो सब जानते हैं, वो वाइट इनकम होती है, उस पर सारे लोग टैक्स देते हैं, इसलिए इनके यहां ईडी, सीबीआई वगैरह भेजना आसान काम नहीं है। अभी तक भेजा नहीं गया है, आगे क्या होगा देखा जाएगा। अब रवीश जो है वो इस समय है अमेरिका में। अमेरिका में उनके ऊपर जो फिल्म बनी है उसका कुछ कार्यक्रम था, उसके चक्कर में वो अमेरिका गए हुए थे। यहां होते तो शायद वीडियो बनाकर कायदे से जवाब देते, रवीश की अपनी स्टाइल है उसमें वो जवाब देते, लेकिन वहां से उन्होंने अपनी स्टाइल में उससे भी बड़ा जवाब दिया है। अल्ट्रा लेफ्ट इन लोगों ने कहा था, और आप जानते हैं कि वामपंथियों का जो रंग होता है वो लाल होता है, लाल झंडा होता है, लाल सलाम कहते हैं, रेड उनका कलर है, रेड इज द कलर ऑफ रिवॉल्यूशन, ऐसा वामपंथियों का मानना है, इसलिए रेड उनका कलर है। अब रवीश कुमार ने ट्विटर पर एक फोटो लगाई और वो फोटो एकदम लाल रंग की कार के सामने खड़े होकर बड़ी स्टाइल से, जैसे हीरो खड़े होते हैं, लंबाई वंबाई है ही उनकी, तो बड़ी स्टाइल से वहां खड़े हुए और उस पर और कुछ नहीं लिखा, उस पर लिखा अल्ट्रा रेड कार। यानी सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का
3 शब्दों में अल्ट्रा रेड और कार में मजाक उड़ाकर रवीश कुमार निकल गए। अब सवाल यह उठता है कि रवीश कुमार भी जानते हैं कि वो क्या है, दुनिया भी जानती है वो क्या है। इतना दर्द इन लोगों को क्यों है? इतना दर्द इसलिए है कि जब इतने डर का माहौल है, जब इतना ज्यादा डर का माहौल इस देश में था भी और है भी, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है, तब अजित अंजुम बिना किसी डर के अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं यूपी में, राजस्थान में, कहीं भी, और जनता से सीधी बात करते हैं। तब अभिसार शर्मा या रवीश कुमार अपने स्टूडियो में बैठकर लगातार इनके झूठों का सत्यानाश करते रहते हैं। जो ग्राउंड पोजीशन है, जो हकीकत है, वो आपको बताते रहते हैं। अपना नाम लेना अजीब लगता है, लेकिन बेहद सीमित संसाधनों में एक छोटे से स्टूडियो में हम भी लगातार बिना किसी डर के, बिना किसी भय के इनका मुकाबला करते रहते हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों के स्टूडियो हैं, शानदार सरकारी सुविधाएं हैं और क्या क्या नहीं है। तो ये जो डर है वो बहुत स्वाभाविक है। इनके समझ में आता है कि 10 साल से इन्होंने झूठ फैलाया, इतिहास पे जो झूठ फैलाए वो हमने लगातार बर्स्ट किया। मैंने तो चैनल ही इसलिए शुरू में बनाया था कि इतिहास में जो ये झूठ फैला रहे हैं इसको बर्स्ट किया जाए। किताबें लिखी थी, फिर मैंने कहा कि किताबें तो जो लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते ही हैं, ऐसे लोग जो किताबें नहीं पढ़ते हैं, जिनको ऑडियो विजुअल पसंद है, उनके लिए सीधे वीडियोस बनाए जाए, वो वीडियो बनाए गए। ट्विटर पर इनसे जम के लड़ाई लड़ी गई। आनंद रंगनाथन की औकात ये है कि उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, जबकि उससे मेरी कभी कोई बात नहीं हुई, ना ऑनलाइन बात हुई, ना कभी ऑफलाइन में उससे मिला हूं, ना मिलने का कोई मन है। लेकिन उसने ब्लॉक किया हुआ है इसलिए कि जो वो झूठ फैलाता है इतिहास पर, वो 2 मिनट में मैं बस कर दूंगा, उसको अच्छी तरह से पता है। तो ये लोग शुरू में जब सोशल मीडिया पे आए, हम लोग अपनी किताबें लिखने में, कुछ लोग अपनी पत्रकारिता करने में व्यस्त थे, तो ये लोग सोशल मीडिया पर आए, यूट्यूब पर आए और इन लोगों ने कब्जा जमा लिया। इनका झूठ चारों तरफ फैल गया। लेकिन झूठ कितना भी बड़ा हो, सच की जरा सी रोशनी होती है, कितना भी अंधेरा हो, एक छोटा सा दिया जलता है और अंधेरा दूर हो जाता है। तो झूठ कितना भी बड़ा हो, जब हमने सच बोलना शुरू किया तो इनका अंधेरा छटने लगा, और जब अंधेरा छटने लगा तो मालिकों के पास भी इनकी इज्जत कम होने लगी। इनके मालिक भी समझने लगे कि इनका झूठ अब चलने वाला नहीं है। इसका मजेदार एग्जाम्पल, अपना ही एग्जाम्पल दे देता हूं, संगीत रागी का। संगीत रागी सिर्फ एक बार टकराए मुझसे आज तक के एक प्रोग्राम में। एक झूठ बोला और उस झूठ को मैंने ऐसा वहां पर खत्म किया। दरअसल संगीत रागी का अकेले का झूठ नहीं था, उसमें जो एंकर थी, चित्रा त्रिपाठी शायद नाम है उनका भी झूठ था। वो मोबाइल में फेसबुक की एक पोस्ट मुझे फैक्ट की तरह दिखा रही थी, रिसर्च की तरह दिखा रही थी, और जब उसको मैंने बस किया और बोलना शुरू किया तो संगीत रागी कहते हैं कि इनसे कहिए अपना तेवर थोड़ा नीचे करें। पूरी हिम्मत के साथ हम जाते हैं, हम किसी से नहीं डरते, ना जेल से डरते हैं, ना हमें सरकार से कुछ चाहिए, ना किसी पार्टी से कुछ चाहिए, इसलिए हमारा सर कहीं नहीं झुकता। मैंने वैसे ही सोचा नहीं था पहले से, लेकिन जब इस तरह का डायलॉग आया तो बोलते बोलते मैं कह गया कि तेवर तो यही रहेगा। वो वीडियो भयानक वायरल हुआ और उसके बाद कंडीशन ये है कि बताया जाता है कि संगीत रागी जो राज्यसभा की दौड़ में बहुत आगे चल रहे थे, अचानक से पीछे चल गए। उनके बॉसेज ने कहा कि तुम तो 2 मिनट नहीं टिक पाए जब एक इतिहासकार तुम्हारे सामने आया। और उसके बाद संदीप चौधरी और बाकी लोगों ने, अब उनकी बेइज्जती जिस तरह से लगातार शुरू हो गई है, उनके सितारे डूब चुके हैं। तो ये झूठ फैलाने वाले कभी रवीश को लेकर परेशान होते हैं, कभी ध्रुव को लेकर परेशान होते हैं, कभी अजित अंजुम के खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। लेकिन हकीकत यह है कि चुनाव के नतीजे जो भी रहे हों, इनके नतीजे सामने आ गए हैं। आज ज्यादातर घरों में टीवी चैनल नहीं देखे जाते हैं, न्यूज चैनल नहीं देखे जाते हैं। यूट्यूब पर जो न्यूज आती है उसको सही माना जाता है, उस पर भरोसा किया जाता है, क्योंकि हम रिस्क उठाकर भी सच बोलते हैं, सरकार के सामने सर नहीं झुकाते। और ये तो मैं आपसे कई बार कह ही चुका हूं कि जब जहां जो सरकार होगी, 2014 के पहले अगर आप हमारे सोशल मीडिया पोस्ट देखेंगे, हमारे लेख देखेंगे, किताबें देखेंगे, तो जो उस समय सरकार थी उसकी गलत नीतियों का विरोध करते थे। आज जो सरकार है उसकी गलत नीतियों का विरोध करते रहेंगे, और कल जो सरकार आएगी उसकी भी गलत नीतियों का विरोध करेंगे। इसलिए क्योंकि हमारी आवाज जनता की आवाज है, हम जनता के बीच में रहते हैं, आम लोग हैं, आम समस्याओं को झेलते हैं, इसीलिए आम लोगों की आवाज लगातार उठाते रहेंगे। रवीश ये काम लंबे समय से कर रहे हैं और लाल कार के सामने अपनी फोटो खिंचाकर आनंद रंगनाथन का जो सारा चेहरा है
उसको उन्होंने शर्म से लाल कर दिया है। हालांकि शर्म और दक्षिणपंथियों के बीच में कोई ख़ास रिश्ता है नहीं, ये शर्माते नहीं हैं, फिर भी आईना तो दिखाना ही पड़ता है और आईना देखकर इनकी कीमत तो अपनी ही नज़रों में थोड़ी गिर ही जाती होगी। आज के लिए इतना ही। इस तरह के मुद्दों पर हम लगातार बात करते रहते हैं, बात करते रहेंगे। हाँ, यूट्यूबर्स की या इस तरह के सरकार विरोधी लोगों की जो ताकत है वो आपकी ताकत है। आप साथ खड़े होंगे, हमारे वीडियोस को दूर तक पहुंचाएंगे, चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, अगर हमारी मेंबरशिप लेंगे या जिस तरह से भी हमारी मदद करना चाहें, अगर आप जुड़ेंगे हमसे, तभी हमें वो ताकत मिलेगी कि हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच कह सकें। बहुत शुक्रिया।